दो काली तीन गोरी बहू की पहली रसोई। सरोज अपने पांचों बेटों की शादी करवाकर अपने पांचों बहुओं को घर ले आती है, जिसके बाद वो अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करने लगती है। लेकिन इस गृह प्रवेश में वो केवल अपनी तीन गोरी बहू के ऊपर ही ध्यान देती है। अरे वाह बहू, तुम तीनों तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। तुम्हारे जितनी सुंदर बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। बहुत गोरी और सुंदर हो तुम तीनों। आ जाओ, घर के अंदर आओ। सरोज अपनी तीनों गोरी बहुओं को घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन उसकी दो काली बहू, जिनका नाम काव्या और दृष्टि होता है, वो दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती हैं। भाभी, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो आप भी अंदर आ जाओ। अनाया अपनी दोनों काली भाभियों को घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद सरोज अपनी गोरी बहुओं के साथ ढेर सारी बातें करती है, लेकिन काव्या और दृष्टि को नजरअंदाज करने लगती है। अरे शालू, पायल और करुणा, तुम तीनों बहुत ज्यादा थक गई होगी। चलो अब जाकर तुम अपने कमरों में आराम कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। सरोज अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरों में ले जाती है और उनसे कहती है, तीनों अपने अपने कमरों में आराम करो। कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी जरूरत की चीजों को भिजवा दूंगी। ऐसा कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या और दृष्टि घर के सोफे पर ही बैठी रह जाती हैं। तभी वहां कैलाश और राघव आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें आराम नहीं करना? चलो दृष्टि, मैं ही तुम्हें अपना कमरा दिखा देता हूँ। राघव दृष्टि को अपने कमरे में लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश अपनी पत्नी काव्या को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद सरोज अपने कमरे में बैठी हुई अचानक से अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये क्या? मैं तो भूल ही गई थी। मेरी तीनों बहुएं अपने कमरों में दूध का इंतजार कर रही होंगी। मैं ही दूध गर्म करके दे आती हूँ। सरोज रसोई में जाती है और अपनी तीनों गोरी बहुओं के लिए दूध गर्म करती है और उसके अंदर केसर डालकर अपनी तीनों बहुओं के पास जाकर उन्हें दे देती है। ये लो बहू, ये तुम्हारी रात अच्छे से गुजारने में काम आएगा। सरोज अपनी तीनों बहुओं को दूध देकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव दृष्टि से कहता है, अरे ये क्या, अभी तक हमारे कमरे में दूध नहीं आया? लगता है माँ जी भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर ले आती हूँ। दृष्टि जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई के अंदर उसे काव्या भी नजर आती है, जो कि वहां पर दूध गर्म कर रही होती है। लगता है दीदी आपके कमरे में भी दूध नहीं पहुँचा। हाँ, मुझे लगता है माँ जी बहुत ज्यादा थक गई होंगी, इसलिए आराम से सो गई होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद दूध लेने आ जाऊं। काव्या और दृष्टि दोनों रसोई में दूध गर्म करते करते बातें करने लगती हैं। कुछ ही देर बाद वो दोनों अपना अपना दूध अपने कमरों में ले जाती हैं और अपने पतियों के साथ आराम से सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सरोज अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, तुम तीनों उठ गई। चलो आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। रसोई में सारा सामान मैंने मंगवा दिया है। जो भी तुम्हें बनाना हो तुम बना सकती हो। लेकिन माँ जी, मुझे तो खाना ही बनाने नहीं आता। अरे माँ जी, पायल को ही नहीं बल्कि मुझे और करुणा को भी खाना बनाने नहीं आता। हाँ माँ जी, मैंने तो आज तक मैगी के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। ओहो मेरी प्यारी बहुओं, तुम परेशान क्यों होती हो? आज मैं तुम तीनों को स्वादिष्ट खीर बनाना सिखाऊंगी। चलो मेरे साथ रसोई में चलो। सरोज रसोई में अपनी तीनों गोरी बहुओं को ले जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो दृष्टि और काव्या के पास आकर उनसे कहती है, अरे तुम क्या यहाँ महारानियों की तरह बैठी हो? चलो रसोई में आकर हमारे साथ थोड़ा सा काम करवाओ। सरोज केवल अपनी गोरी बहुओं की पहली रस्म को पूरी तरह करवाती है, क्योंकि वो गोरी और सुंदर होने के साथ साथ बहुत अमीर भी थी, जिसके चलते उसको खूब सारा दहेज और पैसा भी मिला था। वहीं दूसरी तरफ वो कावेरी और दृष्टि को यहाँ वहां के काम करने को देती रहती है। जैसे ही उसकी तीनों गोरी बहुएं खीर बना लेती हैं, सरोज दृष्टि और काव्या से कहती है, देखो खीर तो बन चुकी है। मैं मेरी प्यारी बहुओं के साथ कुछ देर गप्पे लड़ाने जा रही हूँ। तुम दोनों एक काम करो, रसोई की अच्छे से सफाई कर लेना और उससे पहले हमें खीर परोस कर दे देना। ऐसा कहने के बाद सरोज अपनी तीनों गोरी बहुओं के साथ वहां से चली जाती है। ये सब देखकर काव्या और दृष्टि को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना किसी शिकायत के सारी रसोई अच्छे से साफ करती हैं और खीर परोसकर सभी को दे देती हैं। इस तरह काव्या और दृष्टि की पहली रसोई की रस्म नहीं हो पाती। अगले दिन फिर से सरोज केवल काव्या और दृष्टि से ही घर के सारे काम करवाती है।
वहीं अपनी तीनों गोरी बहुओं से वो कुछ नहीं करवाती। अरे तुम दोनों काली कलूटी कल्लो माई फिर से आराम करने बैठ गई। ये देखो पूरे घर में कितनी धूल मिट्टी जम रही है, इसे जल्दी से साफ करो। सरोज का ये भेदभाव काव्या और दृष्टि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाती। ठीक है माँ जी, हम फिर से ये सब कुछ दोबारा से साफ कर देते हैं, क्योंकि सुबह से 3 बार तो आप इसे साफ करवा ही चुकी हो। ऐसा कहने के बाद काव्या दृष्टि दोनों मिलकर सारे घर की साफ सफाई दोबारा करने लगती हैं। देखते ही देखते घर का सारा काम कर लेती हैं। वहीं करुणा, शालू और पायल आराम से सोकर उठती हैं। अरे माँ जी, नाश्ते में कुछ बनवाया नहीं है क्या? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। इस शादी के चलते मैंने तो कुछ ढंग से खाया ही नहीं था। ओहो बहू, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? ये दोनों है ना, तुम्हारा नाश्ता भी बना कर लाएंगी और खाना भी बना कर देंगी। चलो तुम दोनों जल्दी से जाओ और मेरी 3 बहुओं के लिए नाश्ता लेकर आओ। काव्या और दृष्टि को अपनी सास का ऐसा बर्ताव बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वो चुपचाप अपनी सास की बात मानती है और फौरन रसोई में जाकर पायल, करुणा और शालू के लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। नाश्ता करने के बाद वो तीनों बहनें पायल के कमरे में चली जाती हैं, जहां वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, तुम तीनों ठीक तो हो ना? तुम्हारी सास तुम्हें परेशान तो नहीं करती? नहीं माँ, वो तो हमसे कोई काम भी नहीं करवाती। अरे करवा भी कैसे सकती हैं? दहेज में मोटी रकम जो दी है मैंने, तभी तो हमारी सास हमारी इशारों पर नाचती हैं और उन दोनों कल्लू माई से घर के सारे काम करवाती हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम तीनों ने आगे का क्या सोचा है? मैं अपने पति के साथ एक अलग फ्लैट लेकर रहने वाली हूँ, और वो भी एक्सपेंसिव। हाँ माँ, मैं भी यहाँ से बाहर जाऊंगी। इस लाचार बेबस गरीब सास के भरोसे में अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अपने पति के साथ रहने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बस करो, जितनी जल्दी हो सके इस घर का बंटवारा हो जाए, फिर हम सब अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। वो तीनों अपनी माँ से ये सब कह ही रही थी कि तभी ये सब सरोज दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या, मैं जितना इन्हें अच्छा समझ रही थी ये तो उतनी ही चालाक निकली। ये सब मेरी ही गलती है। मैं अपनी अच्छी बहुओं को गलत समझकर उनके साथ बुरा बर्ताव करती रही और इन्हें सिर पर बिठा लिया, लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। ऐसा सोचकर सरोज दृष्टि और काव्या के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, वो सब के लिए मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा, आप निश्चिंत रहिए। ये सुनने के बाद सरोज को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन से सरोज अपनी तीनों गोरी बहुओं को सबक सिखाने के लिए घर के सारे काम उन तीनों से ही करवाने लगती हैं। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा था, अब तुम्हें मेरी सख्ताई भी झेलनी होगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को बिखरते नहीं देख सकती। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम तीनों को काव्या और दृष्टि के साथ मिलकर काम करवाना होगा, क्योंकि मेरे जीते जी इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा। सरोज की ऐसी बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि उनकी सास ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उस दिन के बाद से सरोज अपनी 5 बहुओं को एक सा दर्जा देती है, जिसके बाद वो अपने परिवार को हमेशा समेटे रखती है और उनके साथ खुशी खुशी रहती है। सुरेखा एक गोरी सास थी जिसके 4 बेटे थे, नमन, अमन, चमन, पवन। उनके पिता रघुनाथ देहाती थे, जिसने अपने गरीब दोस्त की 4 बेटियां जो कि दिखने में बेहद काली थी, रीना, मीना, गुंजा, वर्षा। स्वर्गीय पति का वादा निभाने के लिए सुरेखा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटों की काली 4 बहुओं से शादी करा देती है, जिससे उसका मुंह बना हुआ था। बेमन से वो उनका गृह प्रवेश करती है और कहती है, आओ मेरी अमावस्या की काली रात वाली शक्ल की बहुओं। माँ, ऐसे क्यों कहती हो? हम प्यार करते हैं तुम्हारी बहू से। चारों ऐसे तो मत बोलो, और वैसे भी पिताजी का वादा है जो आपने निभाया है और सब पहले से जानती हैं, फिर आप क्यों मुंह सिकोड़े हुए हैं? ये सब तुम्हारे पिताजी की करनी है, वरना मैं तो इन काली कलूटी बैंगन लूटी को कभी नहीं अपनाती बहू के रूप में, और तुम नालायक भी इनसे प्यार कर बैठे। बस माँ, बहुओं ने कदम भी नहीं रखा, आपने ताने देना शुरू कर दिए, सास वाले। देखा, माँ का आंचल छोड़ अभी से बहुओं की गुलामी कर रहे हो, जोरू का गुलाम। माँ जी, हम आपकी संस्कारी बहुएं हैं, एक मौका दीजिए।
हाँ माँ जी, कृपया एक मौका अवश्य दीजिए। भले ही हम आपके लिए काली बहुएं हों, पर आप तो हमारी गोरी सास रहेंगी। ओ हेलो रीना बहू, मैं गोरी ही हूँ। तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं मुझे। अब हम यहाँ कब तक रहें? अपने कमरे में भी जाना है। बड़ी जल्दी हो रही है अंदर जाने की, काली कलूटी कहीं की। जाओ अपने अपने पतियों के साथ। माँ, बहुएं घर में आ गई हैं, थोड़ा प्यार से पेश आइए ना। मैं सास हूँ, मुझे सास रहने दो। तुम तो बेटे से जोरू के गुलाम बन चुके हो। अपनी माँ की कड़वी बात सुनकर सभी बहू बेटे पर अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन उसकी चारों काली बहुएं उजाला होने से पहले उठकर घर का सारा काम कर देती हैं। जैसे ही सुरेखा अपने कमरे से उठकर पौधों में पानी डालने जाती है तो देखती है घर बिल्कुल चमक उठा है। अरे मोरी मैया, मेरा घर इतना सुंदर कैसे दिखने लग गया, और सारी सफाई भी हो गई। हाँ माँ जी, ये सब हमारी कारस्तानी है। मेरा मतलब ये सब हम चारों आपकी बहुओं ने मिलकर साफ कर दिया। अरे वाह, सफाई तो बहुत अच्छी की है, पर एक चीज गलत हो गई। क्या माँ जी? सुबह सुबह तुम चारों की काली शक्ल जो देख ली मैंने। माँ जी, आप हमें ऐसे क्यों कह रही हैं? भला हमने आपका ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप एक बार अपना कर तो देखिए हमें। अरे मोरी मैया, आंसू तो ऐसे बहा रही है जैसे तुझे अकेली को मैंने काली कलूटी कहा हूँ। अरे तेरी 3 बहन और भी हैं, वो तो आंसू नहीं बहा रही। माँ जी, हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरा नहीं लगता, बस हम अपने आप को संभाले हुए हैं। चलो सुबह सुबह अपना मुंह मत चलाओ, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ और पहली रसोई में कुछ मीठा बनाकर लाना, पर अलग अलग। जी माँ जी। तभी चारों बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सास के सामने रखती हैं और कहती हैं, माँ जी, मैंने मीठे में गाजर का हलवा बनाया है। माँ जी, मैंने तो गुलाब जामुन बनाए हैं, आपकी फेवरेट है ना? आय हाय, भले ही ये मेरा पसंदीदा क्यों ना हो, पर अब तेरी शक्ल देखकर मुझे इस काले गुलाब जामुन से भी नफरत हो रही है। पहले से ही काली है और काली चीज बना दी। माँ जी मैंने... वर्षा चुप। माँ जी, मैंने खीर बनाई है, बिल्कुल आपकी तरह गोरी चिट्टी, खाइए। जी मैंने आपके लिए रसमलाई बनाई है, खाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, खिलाओ मुझे। ये कहते ही सुरेखा अपनी बहुओं का बनाया हुआ खाना खा लेती है और शगुन में 1 का सिक्का रखकर तुरंत उन्हें काली सूरत के ताने मार देती है। तभी सुरेखा की बेटी श्रेया मायके से आती है और अपनी माँ के गले लगकर कहती है, माँ मैं आ गई। भाभी शादी में नहीं आ पाई इसलिए अब आ गई। बहुत काली हो मेरे भाई के साथ में, पर कोई बात नहीं, मेकअप कर लेना, क्या पता थोड़ा खिल जाओ। नंद ने तो आते ही हमारी सास बनना शुरू कर दिया, देखो तो कैसे ताने दे रही है। जैसी सास वैसी बेटी। तभी अपना सिर खुजाते हुए श्रेया कहती है, अरे कितनी खुजली हो रही है सर में, भाभी जरा कोल्ड ड्रिंक तो पिलाओ। नंद जी आप आराम से बैठिए, हम आपके लिए सब कुछ लेकर आते हैं। ये कहकर गुंजा अपने ननद श्रेया की खातिरदारी करती है। सब कुछ खाने पीने के बाद ननद भाभी की हंसी मजाक चल रही थी। उसी बीच श्रेया अपना सिर खुजाते खुजाते नाखून से जुएं निकाल लेती है और कहती है, इन जुओं की ऐसी की तैसी इन्होंने मेरे सर में आतंक मचा कर रखा है, कैसे कम करूं इन जुओं को मैं। आइडिया, अपनी काली काली भाभियों के सर में डाल देती हूँ, क्या पता कुछ कम हो जाए। और माँ तो इनसे पिनकी हुई है, ये गया जुआ इनके सिर में। ऐसा कहकर श्रेया अपने मतलब के लिए गुंजा के सिर में जुएं डाल देती है। अरे दीदी, मेरे पीछे क्या कर रही हो आप? आओ ना, यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ जा कलूटन बहू, कुछ बना कर ला। तभी गुंजा अपनी ननद के लिए जूस बनाने जाती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। इन 1 हफ्तों के भीतर श्रेया अपने चारों भाभियों के सिर में जुएं कर देती है, जिसके बाद उसकी चारों भाभी अपना सिर ही खुजाती रहती हैं और एक सुबह उनके सिर के जुएं ट्रेन की कतार में चलने लगते हैं। काम करते वक्त सुरेखा की नजर रीना के बालों में पड़ती है और वो कहती है, अरे ये क्या है बहू, तेरे सर में तो जुए चल रहे हैं, वो भी तेरी शक्ल के काले काले मोटे से। आय हाय, अब से तू खाना नहीं बनाएगी। माँ जी मुझे नहीं पता मेरे सर में जू कैसे हो गए। आय हाय, कहीं तेरी बहनों के सर में भी तो जू नहीं है, वो भी तो काली है तेरी तरह।
नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हमारे सर में नहीं है। ठीक है, अब से यदि तू खाना नहीं बनाएगी। मुझे नहीं पता दीदी, मेरा सर तो साफ था, पता नहीं जुए कैसे हो गए। अगले दिन तीनों सो गए। खाना बनाते समय सिर में खुजली कर रही थी, जिससे उनके सिर में से जू निकलता है और वहीं रसोई में मार देती हैं। ये सब होता हुआ सुरेखा देख लेती है और श्रेया को तो बहुत मजे आते हैं। नास पीटी करम जली काली कलूटन, तुम तो जुए वाली भी निकली। एक नहीं दो नहीं, ये चारों बहनें ही जुए वाली हैं। मुझे तब इनके हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खाना। इन्हें देखकर मुझे भी अपने सर में खुजली होने लगती है। कहीं मेरे सर में भी जू ना कर दें। नहीं माँ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमें नहीं पता हमारे जुए कैसे हो गए। हमारा सर तो बिल्कुल साफ था। अरे वाह, माँ तो इन्हें डांट डांट कर और काला बना देंगी। चारों बहुओं को अपने कालेपन की वजह से तो सुनना पड़ता ही था, लेकिन अब जुए की वजह से भी कम सुनना नहीं पड़ता था। सुरेखा को जब मौका मिलता वो तब सुनाती है। उसकी चारों बहुएं अब रोया करती थी, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। वहीं एक बार श्रेया का एक्सीडेंट होने वाला था कि गुंजा आकर बचा लेती है। नंद जी, आप बिल्कुल ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक है, वरना माँ जी का क्या होता। मैं ठीक हूँ भाभी, आपने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। अपनी चारों भाभियों के साथ कितना गलत किया मैंने। माँ इन्हें पहले से ही सुनाती थी, मैंने उन्हें और सुनवाया, जिससे वो रोती भी है। मुझे माफी मांगनी होगी चारों भाभी से। कुछ देर बाद सुरेखा अपनी रीना बहू पर चाय के लिए बरस रही थी, जिससे वो रीना रोने लगती है। एक तो खुद भी काली सी है और चाय भी काली सी बना कर ले आई है। अरे इतनी पत्ती चाय में कौन डालता है? ऊपर से जुए भर रखे हैं, गंदगी पाल रखी है। माफ कर दीजिए माँ जी। माँ, बहुत हो गया, अब आप भाभियों को मत डांटिए। चारों भाभी के सर में जुए मैंने किए हैं, क्योंकि मैंने डाल दिए थे। मेरी वजह से उन्हें बहुत डांट पड़ गई, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि आप सुनाती रहें। भाभी ने मेरी जब जान बचाई और उन्होंने मुझे इतने प्यार से कहा, तो मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। माँ, चारों भाभी दिल की बहुत अच्छी है, उनकी रंगत पर मत जाइए, उनका दिल साफ है। तुझे अपनी भाभी के साथ ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? और मैंने इन्हें खामखा सुना दिया। मेरी चारों बहू काम करने में बहुत निपुण है। बहुओं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सूरत को लेकर तुम्हें इतना सुनाया, और जुए की वजह से भी। कोई बात नहीं माँ जी, आपने हमें ऐसे ही माफ कर दिया और इतना कह दिया, यही हमारे लिए काफी है। इस तरह गोरी सास को अपनी काली बहू की कदर हो जाती है और सास बहू ननद सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।